चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन की, जिसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े जो कानूनी मसले होते हैं उस पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको शिक्षा के हक या राइट टू एजुकेशन से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, यानी कि बच्चों के शिक्षा के हक से जुड़ी जानकारी, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। संविधान के 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहां के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर ही निर्भर करती है। अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। ये माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें संविधान के इस निर्देश को ईमानदारी से क्रियान्वित करेंगी और इस कानून के तहत भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं इसके वो मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित की गई है। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे तमाम प्रावधान हैं जिससे बच्चों की शिक्षा को सुनियोजित करने का जो उपाय है वो किया गया है। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग। स्वाति जी, आपको बच्चों के पढ़ाई से जुड़े कानूनी हक की जानकारी देंगे। अगर आपका राइट टू एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा। ये नंबर है 7065013841। इसके अलावा एक और नंबर जो आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है 8377009636। ये नंबर से आप इन पर कॉल कर सकते हैं और बच्चों के शिक्षा के हक से जुड़ी जो भी कानूनी राय है, कानूनी जानकारी है, वो आप ले सकते हैं। तो हमारे साथ स्वाति जी जुड़ी हैं, उनसे आज हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर। बहुत स्वागत है आपका स्वाति जिंदल जी इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाने के पीछे मकसद क्या था? पूजा जी, शिक्षा के अधिकार का जो ये अधिनियम आया है जो कि 2010 से लागू हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि किस तरह हम ये इंश्योर करें कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो सही समय पर शिक्षा, ये जो प्राथमिक शिक्षा की जो आपने बात करी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको इंट्रोड्यूस करा है। किस तरह हमारे देश के 6 साल से ऊपर, 6 से 14, जिनको प्राथमिक शिक्षा जो उनका मूलभूत अधिकार है, सरकार ने ये सुनिश्चित किया है इस अधिनियम के तहत कि इन सारे बच्चों को इनकी एज के अनुरूप, इनकी आयु के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा दी जाए। बिल्कुल। इसी को पूरा करने के लिए ये अधिनियम 2010 में आया था। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि ये इसका मकसद क्या था। अब अगर डॉक्टर स्वाति बात करें, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कैसे ये कानून जो प्रदान करता है, उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रक्रिया के तहत ये प्रदान करता है? देखिए, जो अधिनियम है, जैसे मैंने आपको बताया 2010 का राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, इसके अनुसार हर स्कूल में ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि 25% जो सीटें हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं किसी स्कूल में, तो उसमें 25% जो सीटें हैं उनको रिजर्व किया गया है बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों के लिए, जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, या डिसएडवांटेज ग्रुप जो होता है हमारा, जैसे गरीब बच्चे या LGBTQ कम्युनिटी के बच्चे या फिर दिव्यांग बच्चे जो किसी और डिसएडवांटेज के कारण पिछड़े हुए हैं, उनको पूरी प्रणाली में जगह मिलनी चाहिए, उनका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनको सीटें मिलनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए कि वो एजुकेशन पा सकें, कम से कम प्राथमिक एजुकेशन तो पा ही सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिए हैं कि 25% सीटें, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, में रिजर्व की जाएंगी। ठीक, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। और अगर जैसे आपने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का जिक्र किया, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी जो निजी स्कूलों के कक्षा 1 से दाखिला लेने के लिए 25% का आरक्षण की व्यवस्था है, इसके बारे में जरा आप हमें बताएं। सभी
स्कूल पूजा जी, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो सरकार से कोई एड प्राप्त करते हैं, सहायता प्राप्त करते हैं या नहीं, चाहे वो फुल्ली फंक्शनल प्राइवेट स्कूल हैं, कोई सहायता उनको सरकार से नहीं मिलती, वो एडेड नहीं है, जी। तब भी ये 25% का जो एक मापदंड रखा है सरकार ने, 100 में से 25 सीट EWS कैटेगरी डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए रिजर्व की जाएगी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। अब अगर ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं हो रहा है, और या फिर अभिभावक इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया था पूजा जी, 6 से 14 वर्ष तक की आयु में जो प्राथमिक शिक्षा है वो हमारा मूलभूत अधिकार है। अब चाहे किसी भी एक डिसएडवांटेज के कारण, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर अभिभावक को जानकारी ही ना हो उस सब के बारे में, हो सकता है किसी और कारण 6 साल की उम्र का जो पीरियड है वो निकल गया उस बच्चे का और उसको कोई एजुकेशन मिली ही नहीं बेसिक। हो सकता है वो 7, 8, 9 या 10 साल का हो, 11 साल का हो। तो ऐसे में उसके अभिभावक को चाहिए कि कोई भी उसके पड़ोस में जो भी स्कूल है वहां पर वो अप्रोच करे और अपनी बात रखे जो भी अथॉरिटीज है उनके सामने। उस बच्चे की एज के अनुरूप और उसकी एजुकेशन के अनुरूप उसको एक क्लास दी जाएगी। अब मान लीजिए जैसे आपने बताया कि 6 साल से उम्र उसकी आगे निकल गई है बट उसकी एजुकेशन कुछ हुई नहीं है। मान लीजिए वो 8 साल का बच्चा है बट उसको 6 साल की क्लास में रखा जा रहा है। ऐसे में उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जल्दी कैचअप कर सके और उसको फिर उसकी एज के अनुरूप क्लास में जल्दी डाला जाए ताकि वो पिछड़ ना जाए बाकी बच्चों से। बिल्कुल। इसलिए उसके ऊपर खास ध्यान और एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह का प्रावधान सरकार ने किया है। और क्या डॉक्टर स्वाति, ये जो कानून है वो सरकारी के साथ साथ जो निजी स्कूल हैं उन पर भी लागू होता है? उनको भी सेम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं? 100% पूजा जी, ये सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों पर भी लागू होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करी थी 2012 में। सोसाइटी फॉर अनएडेड स्कूल्स ने अपनी बात रखी थी कि कैसे उनको ये 25% की रिजर्वेशन के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। बट कोर्ट ने बहुत ही कैटेगोरिकली ये कहा था, एक क्लियर डायरेक्शन दिया था कि ये एक फंडामेंटल राइट है और ये ऑब्लिगेशन बनती है, चाहे वो स्कूल सरकार से कोई सहायता ले रहा है या नहीं ले रहा। 25% की जो एक वो रिक्वायरमेंट है उस पे पूरा उतरना पड़ेगा, उसको वो रिजर्वेशन देनी ही पड़ेगी। तो सरकारी या निजी स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 25% की रिजर्वेशन हर स्कूल को देनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर इस दौरान आप दर्शकों का कोई भी सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी समस्या है, जरूर आप हमारे साथ संपर्क करके पूछ सकते हैं। आज हम बच्चों की शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, तो आप दर्शक भी जल्द से जल्द कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अब जरा हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, दाखिले के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? क्या उम्र प्रमाण नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को जो दाखिला लेना है वो वंचित किया जा सकता है? क्योंकि हम ये डॉक्टर स्वाति देखते हैं कि छोटे बच्चों की जो भी एडमिशन प्रोसेस है, जैसे हम देखते हैं नर्सरी एडमिशन प्रोसेस बहुत पेचीदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको लेकर परेशानियां आ जाती हैं, अभिभावकों को बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। पूजा जी, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन करा है। देखिए, जहाँ तक बर्थ रिकॉर्ड हैं, एज का जो प्रूफ कहते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, अगर एक पर्टिकुलर क्लास को देखा जाए डॉक्टर स्वाति, मैं इस पर चर्चा आपसे करूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुष्पेंद्र हमारे साथ जालंधर से जुड़े हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। पुष्पेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ जी, आवाज मिल रही है, पूछिए सवाल। पुष्पेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर फटाफट। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि हमारे जो जालंधर के हाँ जी नमस्कार, मैं शिक्षा से उसमें सवाल पूछना चाह रहा था। टीवी की आवाज को देख के आप मत पूछिए सवाल। पुष्पेंद्र जी सवाल पूछिए आप अपना। तो ये पूछा है, जैसे हमारे जालंधर में जैसे 2 साल से स्कूल बंद थे। हाँ जी। तो इसमें क्या है, बच्चे स्कूल गए नहीं 2 साल तक, फिर उसके बाद भी स्कूल में लोग फीस मांगते हैं और ये अभी तक तो पढ़ाई में कोई वो नहीं है
और ऊपर से फीस वगैरह ज्यादा मांगते हैं स्कूल वाले। बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा डॉक्टर स्वाति। ये तो अमूमन इस पैंडेमिक के दौरान सभी अभिभावकों की यही समस्या रही। और मैडम पूजा जी, हाँ जी, हाँ बताइए पुष्पेंद्र जी, अपना सवाल कंप्लीट करिए। नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे ना, तो फीस वगैरह मांगते ज्यादा, वो हमें दिक्कत करते हैं। यही सवाल इनका कि क्या किया जा सकता है हाँ, इसको लेकर। क्या देखिए हुआ क्या, देखिए जब ये लॉकडाउन हुआ उस समय काफी अभिभावकों ने अपना जो आय का जरिया है वो खो दिया था, बच्चे भी घर पे ही थे। बट स्कूलों का कहना ये है कि उनकी जो टीचर्स हैं वो क्लासेस ले रही हैं और उनके एक्सपेंसेस वैसे ही हैं, उनको सैलरी डिस्पर्स करनी पड़ती है, वो सब चीजें, स्कूलों के खर्चे चल रहे हैं। बावजूद इसके कोर्ट ने बीच में कई बार ये रिट पिटिशन फाइल करी गई कोर्ट में। तो कोर्ट ने कई ऑर्डर्स पास किए जिसमें ये भी कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान फीस ना पे करने के कारण किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। उनको एक्स्ट्रा समय दिया गया था जिसमें वो ये फीस पे कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि स्कूलों से ये कहा गया था कि जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं या जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो इस पीरियड में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल फिजिकल तौर पर जिसे कहते हैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए वो अमाउंट को वेव ऑफ करने के निर्देश दिए गए थे कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट ने काफी, मैं समझती हूँ, इंटरफेयर करके अभिभावकों की प्रॉब्लम्स को समझते हुए काफी एक फेवरेबल ऑर्डर पास किए हैं इस प्रॉब्लम को देखते हुए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पुष्पेंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ। बाकी के दर्शक भी ऐसे जुड़ते रहें, जो आपके सवाल हैं आप फटाफट हमारे साथ पूछ सकते हैं जुड़कर। अब मैं जरा डॉक्टर स्वाति आपसे पूछना चाहूंगी कि अनेक ऐसे स्कूल हैं जो कि मानते हैं कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके जो विद्यालय का परिणाम है उसका स्तर गिर जाएगा, इसलिए वो इन बच्चों को प्रवेश देते नहीं हैं। और ऐसे भी हालात हैं जब अभिभावक परेशान होते हैं, क्या अभिभावक के पास रास्ता रह जाता है ऐसे में? पूजा जी, बहुत सारे प्रोविजंस, अगर गवर्नमेंट ने कोई एक एक्ट पास किया है तो उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोविजंस भी दिए गए हैं। जैसे हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, देन वी हैव रेपा जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इस तरह की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे और स्टेट और नेशनल लेवल पे काफी सारी अथॉरिटीज और कमीशन बनाई हैं कोर्ट ने। स्पेशली 2010 में 1 अप्रैल को जब ये एक्ट लागू हुआ था तो ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी अथॉरिटीज बनेंगी। तो अगर आप किसी स्कूल के पास अप्रोच करते हैं एडमिशन के लिए, मान लीजिए इस 25% की जो रिजर्वेशन है इसके अंदर आप हो सकता है डिसएडवांटेज ग्रुप को बिलोंग करते हैं या फिर बीपीएल फैमिली है आपकी, अगर उस 25% की रिजर्वेशन के तहत आपको एडमिशन चाहिए अपने बच्चे के लिए और किसी कारणवश स्कूल मना कर रहा है तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है कि आपको वहाँ एडमिशन मिलना चाहिए, बशर्ते कि स्कूल में सीट अवेलेबल है। या तो स्कूल आपको वो कागज दिखाए, वो प्रूफ दिखाए जो ये कहता है कि उनका स्कूल फुल है। अगर ऐसा है तो आप फिर अगले स्कूल को अप्रोच करिए जो आपके लिए डिस्टेंस वाइज कन्वीनियंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी लोकल अथॉरिटी होती है, जो इस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, आप उसके पास अपनी लिखित शिकायत लेके जा सकते हैं और आपकी शिकायत को रिकॉर्ड पे लेकर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके द्वारा मिली हैं डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका। आप कार्यक्रम में जुड़ी और अभिभावकों से जुड़ी जो भी समस्या थी उसका निदान आपने किया। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।